मैच देखते हैं तो क्या हम देखते हैं कि ये मोहम्मद सामी है, ये तो मुस्लिम है, या ये विराट कोहली है, ये तो हिंदू है? वहाँ हमें भारत दिखता है। भारत एक टीम है। नमस्कार, मैं आपका योगेश शर्मा, आपका सत्यवाणी हिंदी में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं आशा करता हूँ कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे, बिना स्किप किए हुए देखेंगे। जो भारत की मौजूदा स्थिति है उसके विषय में आपको बहुत जानकारियाँ मिलने वाली हैं। कल हमने देखा कि केरल में बम ब्लास्ट हुआ है। एक ईसाई सभा चल रही थी, वहाँ बम ब्लास्ट हुआ है। बम ब्लास्ट करने वाले ने आत्मसमर्पण भी कर दिया है और वह भी ईसाई था और उसने कहा है कि यहाँ पर देश विरोधी गतिविधियाँ चल रही थी, इसलिए मैंने ये ब्लास्ट किया है। ये बात थोड़ी सी अटपटी सी है। उसने इससे पहले कहीं पुलिस को जानकारी नहीं दी कि यहाँ पर ऐसी गतिविधियां चल रही हैं, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि एक हमास के लीडर ने केरल में वर्चुअल मीटिंग की है और हिंदुत्व को खत्म करने के लिए आह्वान किया है। यानी हमास की पहुंच आपके यहाँ तक पहुंच गई है। मित्रों, किसी भी संगठन को बैन कर देने से उस संगठन की विचारधारा नहीं मर जाती है। पीएफआई को बैन किया हुआ है, लेकिन पीएफआई की विचारधारा लोगों में है। वह विचारधारा निकालना आसान नहीं है और वह वही विचारधारा है जो हम कई वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। यहूदी, नसारा, काफिरों को जीने का हक नहीं है। यह विचारधारा हदीसों में, कुरान मजीद में कई बार देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है। ये सच्चे मुसलमान वही हैं जो इस हदीस पर या इस आयत पर पूरी तरह विश्वास करते हैं और इस पर कार्य करते हैं। तो ये विचारधारा नहीं मरी है। आप कितने संगठन बैन कर लेंगे, अब कोई ना कोई तो है जिसने केरल में उसको इनवाइट किया। इसके पीछे कोई तो है और वो हमारे देश का ही है। वह विचारधारा अपना काम कर रही है। अब वहाँ पे एनआईए ने जाके जांच वैसे शुरू कर दी है। जो भी जांच के रिजल्ट आएंगे वो आपके सामने आएंगे। लेकिन ये एक बहुत ही गंभीर मसला है। आज़ादी से पहले 1920 या 1919 के आसपास देश में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जिसको कांग्रेस ने पूर्ण समर्थन दिया था। खिलाफत आंदोलन का अर्थ है जब ऑटोमन एम्पायर का अंत किया ब्रिटिश ने, तो उससे पहले खलीफागिरी तुर्की के पास थी। उसके समर्थन में भारत में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। ये कुछ ऐतिहासिक भूल हैं जो हमारे देश में होती रही। आज इन पर प्रकाश डालना और इन्हें समझना बहुत जरूरी है। तो ये आंदोलन शुरू हुआ कलकत्ता से, क्योंकि कलकत्ता और आज जहाँ बांग्लादेश है, यही हमारे देश में मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र होता था और वहाँ उन्होंने हिंदुओं के घर, दुकान, मकान जलाने शुरू कर दिए। खिलाफत आंदोलन तुर्की के लिए था, पर यहाँ काफिरों पर यानी हिंदुओं पर उसकी गाज पड़ रही थी। कांग्रेसियों को बहुत देर बाद समझ आया और तब तक काफ़ी हिंदुओं का नुकसान हो चुका था। आज़ादी के बाद भी कांग्रेस अपने इसी उद्देश्य को लेकर चलती रही कि किसी भी तरह देश में विभाजन की नीति अपनाई जाए ताकि उनकी सरकार अनवरत बनती रहे। और हुआ भी ऐसा ही। जो शुरू के 60-65 साल जो कांग्रेस ने राज किया है इस देश पर, वो इसी पॉलिसी के तहत किया है। पहले हमें संप्रदायों में बांट दिया। मजहबी तुष्टीकरण कांग्रेस के शुरुआती दिनों से शुरू हो गया था और क्योंकि कांग्रेस का ऐसा मानना था कि अगर हमें मुस्लिम वोट मिल जाती हैं तो कुछ हिंदू वोटें तो हमें आती हैं, तो हमारी जीत सुनिश्चित हो जाएगी। अभी एशिया कप चल रहा है, हमारे खिलाड़ियों ने 100 से ज़्यादा पदक जीते हैं। वर्ल्ड कप में भी क्रिकेट टीम बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, जब क्रिकेट का मैच होता है तो क्या वहाँ पर जो खिलाड़ी खेल रहे हैं उनमें हम जाति संप्रदाय देखते हैं? जब उनका हम समर्थन करते हैं, जब हम टीवी पर मैच देखते हैं, तो क्या हम देखते हैं कि ये मोहम्मद सामी है, ये तो मुस्लिम है, या ये विराट कोहली है, ये तो हिंदू है? वहाँ हमें भारत दिखता है। भारत एक टीम है, लेकिन इस टीम को तोड़ने का प्रयास आज़ादी से पहले से ही शुरू हो गया था और वो प्रयास आज तक लगातार जारी है। 2014 में मोदी सरकार आई। मोदी सरकार ने मुस्लिम तुष्टीकरण पे बड़ा स्पष्ट मत रखा कि तुष्टीकरण किसी का नहीं होगा, प्रगति सबकी होगी। और हुआ भी ऐसा ही।
आज देश कहां से कहां पहुंच गया है पिछले 9 साढ़े 9 सालों में। सड़कें देखिए, फ्लाईओवर देखिए, पुल देखिए, रेल देखिए। आज हम जब अपने प्लेटफार्मों पर जाते हैं तो हमें 2014 से पहले रेलवे प्लेटफार्म याद आते हैं, कैसे होते थे। आज हम एयरपोर्ट पर जाते हैं तो हमें हिंदुस्तान नहीं, वहाँ पर न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट दिखाई देते हैं। ये केवल 9.5 साल में हुआ है, और सिर्फ इसलिए हुआ है कि भारत ने एक टीम की तरह काम किया। जब आप टीम की तरह काम नहीं करते हैं तो फिर प्रगति नहीं होती है, और यही होता रहा कांग्रेस के काल में। सिर्फ राजनीति, सिर्फ राजनीति। वोट के लिए देश को कहीं पीछे छोड़ दिया गया। मैं मानता हूं कि डेमोक्रेसी में वोटर एक बड़ा महत्वपूर्ण होता है, और वोट की राजनीति के लिए बहुत कुछ राजनीतिक दल करते हैं, पर देश फिर भी सर्वप्रथम होना चाहिए। अभी और घटियापने पर ये विपक्षी दल आ गए हैं। जातीय जनगणना कराई गई है बिहार में, और उसमें विपक्षी दलों के द्वारा मुस्लिम वोटों के साथ साथ ओबीसी मतों को अपनी ओर खींचने का, अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। जबकि वो भूल जाते हैं कि देश का प्रधानमंत्री भी ओबीसी है। और क्या उस ओबीसी ने कभी ओबीसी के लिए बात की अलग से? पूरे देश के लिए बात, जब भी तो देश ने तरक्की की। बेशक INDIA का गठन हो चुका है, लेकिन फिर भी अभी तक जो कयास लगाए जा रहे हैं वो यही हैं कि मोदी को हराना नामुमकिन है, असंभव है। लेकिन अगर हम एक बार को मान भी लें, कल्पना कीजिए कि अगर भाजपा हार जाती है, सरकार से बाहर हो जाती है, जैसा होना संभव नहीं दिख रहा है, तो देश की क्या स्थिति होने वाली है। लेकिन यही जातिगत जनगणना विपक्ष के गले की हड्डी भी बनता जा रहा है। छत्तीसगढ़ में बघेल सरकार, बघेल जो राजपूत हैं, सवर्ण में आते हैं, तो पहली चोट तो उन्हीं पे पड़नी है। लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, ये सब यादव मुस्लिम वोटों का समीकरण में बिठाकर जीतते रहे हैं। क्या मुस्लिमों में जातियां नहीं हैं? उनकी जातियों की आप बातें करते हैं, उनमें भी 72 फिरके हैं, पर वहाँ मुस्लिम गिना जाता है। यहाँ हिंदू क्यों नहीं माना जाता? जातीय जनगणना देश के लिए एक विषैला दंश के समान है। आज हम जातियों से ऊपर उठ रहे हैं, और ये राजनेता हैं हमें जातियों में नीचे धकेलना चाहते हैं। कहा है कि जो भी भारत में रहता है वो सब हिंदू है, तो हमें हिंदू की और हिंदुत्व की बात करना चाहिए। जाति के स्तर पर अगर हम देश को अगर बांटेंगे तो देश और कमज़ोर होता जाएगा, और कमज़ोर होता जाएगा। लेकिन विपक्ष के नेताओं को देश से शायद सरोकार नहीं है, उन्हें अपनी वोट की राजनीति चमकानी है। तो मेरा आपसे आग्रह है कि देश पहले है और राजनीति बाद में है। देश की रक्षा के लिए हमें जाति स्तर से ऊपर उठना ही होगा। सभी सनातनियों से एक अपील है कि इसको एक मिशन के रूप में लें, मिशन बनाकर एकता का परिचय दें। हिंदू अगर एक होगा तो अवश्य ही भारत की तरक्की हो पाएगी, अवश्य ही तुष्टीकरण की राजनीति खत्म हो पाएगी। हमें क्षुद्र राजनीति का जो विष घोला जा रहा है जातीय आधार पर, इससे ऊपर उठना है। इस मिशन के आप भागीदार बने, एकता का संकल्प लें, और इस चैनल को सपोर्ट जरूर करें। दोस्तों, ये जो मैं वीडियो बनाता हूँ, मुझे कुछ यूट्यूब से आमदनी नहीं होती है, और मेरा आपसे आग्रह है कि जो UPI नंबर आपको दिया जा रहा है उस पर आप हमें सपोर्ट करें, और जो भी आपकी सामर्थ्य है उसके अनुसार मदद जरूर करें, और चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।